दोस्तों देखिए यहाँ पे 5 ईयर का बैंक डिपॉजिट्स है, यानी कि अगर आप बैंक के अंदर 5 साल की एफडी कराते हैं। दोस्तों ये जो एफडी होती है जिस पर हमें इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है, ये बिल्कुल अलग होती है। 5 साल की एफडी कराने का मतलब ये है 5 साल से पहले ना तो आप इसको तोड़वा सकते हैं, ना ही आप इस पर कोई लोन ले सकते हैं। ये 5 साल के लिए फंड ब्लॉक हो जाता है। हालांकि जो पीएफ है, पीपीएफ है, 15 साल की लिमिट है, या 21 साल का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, या म्यूचुअल फंड है जहाँ पे लॉस होने के चांस ज़्यादा हैं, वहाँ पे मेरे हिसाब से मुझे लगता है जहाँ पे आपको फंड की ज़रूरत है तो 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन बहुत अच्छा है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं ये ओपिनियन दे रहा हूँ। अगला जो मेरा 1.5 लाख की लिमिट में आता है वो स्कूल की ट्यूशन फीस है। अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं और ट्यूशन फीस दे रहे हैं, देखिए आपका बच्चा केजी में हो सकता है, प्ले में हो सकता है, किसी भी क्लास में है, तो ट्यूशन फीस की एग्जम्पशन 80C में ज़रूर मिलती है। ऐसा नहीं कि आपने प्ले में भेजा है तो मिलेगा नहीं, वो पहली क्लास से ही मिलेगा। किसी भी क्लास में है और आप किसी भी तरह की ट्यूशन फीस दे रहे हैं, ट्यूशन फीस के अलावा क्वेश्चन मेरे पास आता है कि क्या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मिलेगा। दोस्तों वो भी मिलेगा। डेवलपमेंट फीस है स्कूल की, वो भी मिलेगी। आप चाहे एनुअल चार्जेस दे रहे हैं वो भी मिलेंगे, तो सारे के सारे मिलेंगे। अगर आपका 1.5 लाख इससे कवर हो सकता है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। जितनी भी तरह के आप स्कूल को पेमेंट करें ऑलमोस्ट सारे कवर है इसके अंदर। हालांकि नाम ट्यूशन फीस लिखा है पर डेवलपमेंट फीस आपका या स्कूल मेंटेनेंस फंड, किसी भी तरह का फंड स्कूल ले रहा है तो मिलेगा। दोस्तों यहाँ मैं एक पॉइंट नंबर 5 पर बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ। ये जो होम लोन लिखा हुआ है प्रिंसिपल रीपेमेंट, तो ध्यान रखिए मैंने यहाँ पे बताया था ऊपर जो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है सैलरी में पीछे जाके, वो तो तभी मिलती है जब हमें पोसेशन मिल जाता है घर का, यानी कि इंटरेस्ट क्लेम तभी होगा जब पोसेशन मिल जाएगा होम लोन का। लेकिन होम लोन रीपेमेंट की कोई लिमिट नहीं है, मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको पोसेशन मिलेगा। यानी कि आपने कोई अंडर कंस्ट्रक्शन घर लिया है सपोज, और आप उसकी ईएमआई पे कर रहे हो, तो इंटरेस्ट तो आपको पोसेशन के बाद ही मिलेगा। जब आपको मकान का पोसेशन मिल जाएगा तभी मिलेगा। लेकिन आप उसको अभी से ही होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट अभी भी क्लेम कर सकते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन घर में भी मिल जाएगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे प्रिंसिपल ईएमआई में जो होम लोन की जाती है उसके इंटरेस्ट कंपोनेंट और प्रिंसिपल में। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो तो आपको तभी मिलेगा जब पोसेशन होगा, लेकिन जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको जब भी पे करेंगे उसी साल मिलना शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ सारा, 1.5 लाख की लिमिट में काउंट होता है सारा ये। दोस्तों कुछ डिडक्शंस और भी हैं जो हर एक एम्प्लॉय नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने इसको लिया है और बहुत ही बेनिफिशियल है ये। देखिए आपने अगर कोई एजुकेशन लोन लिया है तो उसको 80E के अंदर उसकी डिडक्शन मिलती है। यानी मान लीजिए मैं हूँ, मैंने अपनी वाइफ को पढ़ने के लिए विदेश में भेजा है और मैंने उसके लिए लोन लिया है, तो उसका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है चाहे वो जितना भी हो, चाहे वो 5 लाख हो चाहे 10 लाख हो, पूरा का पूरा मेरी स्पाउस का और मेरे बेटे का भी पूरा का पूरा मेरी इनकम में से माफ़ होगा। देखिए 1.5 लाख के अलावा है जो मैंने पीछे बताया है, ये भी 1.5 लाख के अलावा है। ये 1.5 लाख की सेविंग अलग है और ये जो इसमें मिलेगा उसके अलावा है, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। यानी कि 1.5 लाख ये प्लस में अगर 4 लाख का मेरा इंटरेस्ट बनता है तो 5.5 लाख की मेरी डिडक्शन सैलरी में से अवेलेबल है। अच्छा ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट का पार्ट मिलता है, प्रिंसिपल नहीं मिलता है। यानी कि जो होम लोन है, होम लोन के अंदर आपको इंटरेस्ट भी और प्रिंसिपल दोनों का बेनिफिट मिलता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट का बेनिफिट सरकार ने आपको दिया है और 1.5 लाख के अलावा है ये। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस का भी सरकार बेनिफिट देती है, वो प्रमोट करती है कि आप जितना चाहें मेडिकल इंश्योरेंस कराएं, हम आपको इनकम टैक्स में रिबेट देंगे। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे आप 1 लाख का सम इंश्योर या 2 लाख का या 3 लाख का या 4 लाख का, एज पर यूर बजट आप मेडिकल इंश्योरेंस जरूर लें, क्योंकि एक तो इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है, दूसरा आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कितने भी कम का कराएं, चाहे 2,000 रुपये का करा लें, वो भी कम से कम काफ़ी एफिशिएंट रहेगा। देखिए इसमें कौन कौन सा डिडक्शन हमें मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, यानी कि आप किसी भी हॉस्पिटल में गए, आपने वहाँ पे 5,000 10,000 रुपये का एक ईयरली चेकअप होता है, तो सरकार ने उसको अलाउ कर दिया, ये कैश में भी हो सकता है। उसके लिए आपको 5,000 रुपये इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है। दूसरा आता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 रुपये तक का हम लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है, हालांकि ये कैश में नहीं होना चाहिए। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, यानी कि मान लीजिए मेरी फैमिली में मेरे फादर हैं जो सीनियर सिटीजन हैं, मैंने उनका 50,000 रुपये का अगर इंश्योरेंस क्लेम कराया या खर्चा कराया, तो पूरा का पूरा 50,000 रुपये मेरी सैलरी की इनकम में से माइनस हो जाएगा। यानी कि अगर आपके फादर सीनियर सिटीजन है या मदर सीनियर सिटीजन है और आपने उनका इंश्योरेंस कराया, यानी कि पेमेंट आपने करी है, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा सैलरी में से, कैश में ना हो, चेक से ही हो। मैंने एक टेबल बना दी, मैं समझा देता हूँ कि देखिए यहाँ 5,000 का मैं कह रहा हूँ या 25,000 का कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 30,000 का मिलेगा। मान लीजिए आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 30,000 रुपये का है और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे खर्चा आपने 7,000 करा है, तो आपका जो खर्चा टोटल बनेगा उसकी ओवरऑल लिमिट 25,000 रुपये, यानी कि 25,000 रुपये मैक्सिमम हो गई।
5,000 ये मिला के और जो भी आपने इंश्योरेंस कराया उसको मिला के सीनियर सिटीजन के केस में ये 50,000 पहुँच जाती है, क्योंकि जनरली उनका जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, सॉरी मेडिकल इंश्योरेंस, वो काफ़ी हाई होता है। देखिए डोनेशन, जितनी भी डोनेशन होती हैं ATG की, वो भी आपकी फॉर्म 16 के अंदर से माइनस होती हैं और 1.5 लाख के अलावा होती है। देखिए कुछ केसों में जैसे मान लीजिए आप इस्कॉन से कराते हैं या किसी भी स्कूल को फंड देते हैं, तो ATG की जो डायरेक्शन होती है वो एम्प्लॉयर लेता नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं वो, क्योंकि वहाँ पे उनके पास ऑप्शन नहीं होता, तो वो आप अपनी डायरेक्ट ITR में क्लेम कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए कि कौन सी डोनेशन मिलती हैं, जिसके पास वैलिड एक्नॉलेजमेंट होगी, उसमें उस पर्सन का पैन नंबर होगा जहाँ पे आपने डोनेशन दी है, और ATG का एक सर्टिफिकेट नंबर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप डोनेशन दें किसी को और आप सोचें कि मुझे इसका इनकम टैक्स में बेनिफिट लेना है, तो उससे चेक कर ले कि उसके पास ATG का सर्टिफिकेट है या नहीं। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्पेशली उन लोगों को देता है जो डोनेशन की एग्जम्पशन लेते हैं, और ये 1.5 लाख के अलावा है। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप फॉर्म 12BB भरना है इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन के लिए, तो सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि भैया मुझे न्यू टैक्स स्लैब में जाना है या ओल्ड टैक्स स्लैब में जाना है। तो कम से कम मेरी ये जो वीडियो मैं अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ, जिसमें मैंने 6 लाख से लेके 15 लाख तक की सैलरी के जितने भी कॉम्बिनेशन थे, आपकी सेविंग 1 लाख है तो मैंने वो भी कॉम्बिनेशन लिया है, आपकी सेविंग 4 लाख है मैंने वो भी कॉम्बिनेशन लिया, तो मैंने इसमें सारे के सारे कॉम्बिनेशन लिए हैं। आप प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देख लीजिए। ऐसा ना हो आप टैक्स स्लैब चुनने में गलती कर दें कि आप नए में चले जाएं, ओल्ड में चले जाएं और आपका टैक्स बचे ना, क्योंकि टैक्स स्लैब चुनने का मतलब है पूरे साल आपको वो सेम रखना पड़ेगा। आपका एम्प्लॉयर वो बार बार चेंज नहीं करेगा कि आपने कहा इस महीने मैंने ओल्ड ले लिया है, अगले महीने मुझे न्यू में दे दीजिए, मैंने CA से बात करी है। तो ध्यान रखिए न्यू और ओल्ड का टैक्स स्लैब इस वीडियो को देख के जरूर चुन लीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो फिर भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा कि मेरी सैलरी इतनी है, HRA है, मुझे नए टैक्स स्लैब में जाना है, पुराने में जाना है, मैं आपको उस पर अपने कमेंट बॉक्स पे ओपिनियन दे दूंगा। देखिए मैं बता चुका हूँ कि आपके पास चॉइस नहीं है बार बार बदलने की कि मुझे पुराने में जाना है, नए में जाना है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा देखिए फॉर्म भरना कैसे है, ऑनलाइन भरना है मैनुअल। देखिए कंपनी कुछ ऑप्शन देती है ऑनलाइन का, तो आप ऑनलाइन भर दीजिए। अगर मैनुअल का ऑप्शन है तो इस फॉर्म 12B का प्रिंट आउट निकाल के इसे हाथ से भर के या ऑनलाइन भर के इसके पीछे अपने डॉक्यूमेंट लगा के, पैन नंबर बताया मैंने, मेडिकल इंश्योरेंस बताया, वो लगा के फ़ोन नंबर पर लिख के स्टैपल करके प्रॉपर तरीके से अपने एम्प्लॉयर को दीजिए, ताकि कुछ चीज़ छूट ना जाए। देखिए डिपेंड करता है कि जब मैं अप्रैल में दे रहा हूँ तो मैं प्रूफ कहाँ से लाऊंगा। मेरी जो LIC है वो तो जून में पे होगी या अगले साल मार्च में पे होगी। तो देखिए अभी सिर्फ आपको डिक्लेरेशन फॉर्म देना है, डॉक्यूमेंट नहीं देने हैं। डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको 31 दिसंबर तक का टाइम देते हैं, जो 31 दिसंबर 2020 है इसका टाइम दिया जा रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि अभी सिर्फ फोटोकॉपी दे सकती है तो दे दीजिए, पिछले साल की दे दीजिए चाहे तो, लेकिन अभी सिर्फ डिक्लेरेशन देनी है। देखिए मैंने बताया था अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड जरूर दिए साथ में, ताकि कोई डिटेल गलत ना फाइल हो जाए। अच्छा देना कब है दोस्तों, साल में एक बार देना होता है। आपने अप्रैल में दे दिया है तो ये ठीक है, बाद में आप जब देंगे डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ साथ आप अपने एविडेंस दे देंगे कि मान लीजिए आपने डिक्लेरेशन 1.5 लाख की दी थी लेकिन आपने सेविंग जो है वो सिर्फ 1,10,000 की कराई, तो उसके प्रूफ दे देंगे तो आपका ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। देखिए अगर आपने चेंज करी है जॉब को तो आपको फिर से 12B देना पड़ेगा दोस्तों, 12BB। दोस्तों मैं यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि जब भी लोग जॉब चेंज करते हैं वो क्या करते हैं, मान लीजिए पहले उसने 3 महीने जॉब करी कहीं, वहाँ पे उसने 1.5 लाख की डिक्लेरेशन दे दी और टैक्स बचा लिया। अगली बार 9 महीने की करी तो वहाँ पे उसने टैक्स बचा लिया। अब होता क्या है दोस्तों, दोनों तरफ 1.5 लाख का टैक्स बच गया, 2 फॉर्म 16 हो गए, दोनों तरफ ही 1.5 लाख की टैक्स सेविंग हो गई। लेकिन होता क्या है, जब हम लोग ITR भरते हैं तो हम इनकम को क्लब करते हैं और 1.5 लाख की सेविंग तो टोटल एक ही बार मिलेगी इनकम टैक्स में। तो वहाँ पे क्या होता है, उस पर्सन का बहुत हैवी टैक्स बन जाता है, इंटरेस्ट भी बन जाते हैं और आगे आगे पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है, क्योंकि आपने डिक्लेरेशन भी गलत दी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मैं सबसे कि जब भी आप जॉब चेंज करें तो डिक्लेरेशन और 1.5 लाख का जो बेनिफिट है वो एक ही जगह लें। आप डिक्लेरेशन में अपनी पुरानी सैलरी भी दिखाएं और ये देख लें कि अगर मैंने 1.5 लाख की सेविंग पहले ले ली है, यानी कि पहले मेरे 1.5 लाख का बेनिफिट ले चुका हूँ पिछली जगह, तो दोबारा उसका बेनिफिट ना लें प्लीज़। देखिए एक चीज़ वो ध्यान रखिए, जब भी आप जॉब चेंज करें और 12BB फॉर्म भर रहे हैं नई जगह पे, तो अपनी पुरानी सैलरी देना बहुत ज़रूरी है कि मेरी पुरानी जगह 4 लाख की सैलरी थी और इतना TDS कटा हुआ है, ताकि जो नया एम्प्लॉयर है आपके TDS सैलरी को लेके, उस TDS को लेके दोबारा से सैलरी कैलकुलेट कर सके और उसके ऊपर टैक्स सही से कैलकुलेट कर सके। क्योंकि आपको जब ITR भरते हैं तो एक फॉर्म होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप सब ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन में मिसमैच आता है, आप लोगों के पास नोटिस आते हैं, आप लोग बहुत परेशान आते हैं, स्पेशली सैलरी वाले जो CA से साल में एक बार ITR भरवाते हैं और थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इस चीज़ को लेकर।